नमस्कार, मैं राणा यशवंत इन खबर पर आपका स्वागत करता हूं। एक फेज का चुनाव बचा है, मैं बार बार कह रहा हूं, और 90% इलेक्शंस हो गए हैं। जिन सीटों को लेकर के चर्चा है कि वहां क्या हो सकता है, उन सीटों पर आज बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मनोज सिंह। मैट्रिस जो एजेंसी है सर्वे करने वाली, देश की नामी गिरामी, आप उससे संबंधित हैं। और ये सर्वे जो मैट्रिक्स के कहता है, उसके एनालिसिस आप करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसका आधार क्या है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो राज्यों में कम से कम 10-15 ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल कांटे की हैं, वो किधर भी जा सकती हैं। उसमें मैनपुरी है, उसमें कन्नौज है, उसमें फिरोजाबाद है, उसमें रायबरेली है, अ, बिहार में कटिहार है, किशनगंज है, जहानाबाद है, बक्सर है, शिवहर है। तो इन तमाम सीटों पर आज चर्चा मनोज जी के साथ। मनोज जी, एक तो पहले कि मोटा क्या लग रहा है कि बीजेपी जो कह रही है 400 पार वाला, 400 पार, तो ये एक बार समझाइए कि ये सिर्फ चुनाव के लिए था या फिर इसमें कोई दम भी था। देखिए, आपने तो इंटरव्यू लेकर क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री जी से कि ये 400 पार का क्या हमारा फंडा था। देखिए, एक के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, जो कि 303 वो जीत चुके थे। और कुछ फरवरी तक की मैं बात करूं, 2024 की, तो फरवरी तक लग रहा था कि ये 400 का भी आंकड़ा कम होगा। तो प्रधानमंत्री ने उनके हिसाब से उन्होंने 400 बोला, कोई गलत ना बोला था। लेकिन चुनाव कहां आकर फंसा, ये महत्वपूर्ण हो गया। चुनाव देखिए आकर फंसा कि बीजेपी का, मेरा मानना है कि कुछ ऐसे 50-55 इनका कैंडिडेट जो सिलेक्शन है वो गलत हुआ है। बहुत सारे, जैसे आप मेरठ में देखोगे, मैं तो कहूंगा कि अतुल गर्ग का गाजियाबाद भी सिलेक्शन गलत हुआ है। ठीक है, वीकेसी को हटा दिए थे, तो वहां एक नए कार्यकर्ता को, नए लोगों को लेकर आते तो अतुल गर्ग ऐसे भी, क्या कहिए कि गाजियाबाद के लोग नहीं पसंद करते, फिर भी आपने सिलेक्शन किया, वो किया। तो इसी तरह से बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पे आपका सिलेक्शन गलत हुआ है, और हम लोग जब जाते हैं फील्ड में तो ये चीजों देखा कि लोगों का रिएक्शन था। तो ऐसे स्थिति में जब आया तो क्या होगा, सीट टू सीट फाइट होने लगी। तो होने लगी तो एकाएक जो लगता था कि बीजेपी एकदम 400 क्या, वो 450 तक जा सकती है। जब सीटों पर लड़ाई है तो लोगों के दिमाग में आना लग रहा है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर भी हो सकती है, तो इस पे चर्चाएं होने लगी। रही बात कि बीजेपी को हराने की, बीजेपी कैसे हारेगी, मुझे लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गलतियां वो शुरू से करता आ रहा था। अलायंस बनाने में उन्होंने देरी किया, इसके बाद कैंडिडेट चुनने में उन्होंने, माने जो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा कौन, इसके चुनने के लिए डर ये सता रहा था कि हम पंजाब में समझौता करें कि ना करें, यहाँ करें। चूंकि क्या था कि अब पंजाब की बात मैं कर देता हूं, इसलिए कि आम आदमी पार्टी को डर ये था कि यदि हम कांग्रेस के साथ समझौता करते हैं तो जो कांग्रेस का वोटर जिसको लेकर इन्होंने वहां सत्ता पे आए थे, वो वापस यदि कांग्रेस के साथ चलाया तो मैं उसको विधानसभा में वापस ला पाऊंगा। हाँ, तो ये डर उनको एक सता रहा था। अब हम आ जाए जहां हमारे मुद्दे हैं कि भाई हम यूपी और बिहार में देखें कि क्या होना है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा एक चेहरा बन चुका है उत्तर प्रदेश में, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का एक बड़ा समर्थन है और सपोर्ट है, जिसके कारण पब्लिक के बीच में उनका एक इमेज आ रहा है। अब उनके सामने कौन है? अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। आज कांग्रेस का यदि हम वोट परसेंटेज देखेंगे तो 6 पॉइंट कुछ वहां बच गया है। उसके साथ जाकर आप क्या कर लेंगे? लोग कहते हैं कि आज के डेट में मुसलमान या यादव दोनों समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं तो ये लोगों से पूछता हूं कि कब ये दूसरे के साथ है? ये तो जब भी चुनाव हुआ है इन्हीं के साथ रहे। लोगों का ये कहना होता है कि मुस्लिम बहुत एग्रेसिव होकर वोट दे रहे हैं। हर चुनाव में, चाहे वो पार्षद का चुनाव है या पार्लियामेंट का चुनाव है, यादव और मुसलमान हमेशा ही एग्रेसिव होकर ही वोट किए हैं और बूथों पे जाते हैं। यूपी बिहार में एक सवाल है कि जो माई समीकरण है, चाहे वो आरजेडी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, यह जब तक विस्तार नहीं पाता है, यानी दूसरी जातियां उसमें नहीं आती हैं, तब तक जीतने की गुंजाइश नहीं बनती है। अब मैं सीटों पर आता हूं। एक मैनपुरी, अभी गढ़ है जी, मैनपुरी और कन्नौज, पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं। अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मैनपुरी का है, मैनपुरी तो उनके पारिवारिक गढ़ रहा हुआ है और बीजेपी मैनपुरी विधानसभा में तो जीतती है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार चूंकि दो ऐसे जगह थे, जैसे करहल एक विधानसभा है वहां पे, जो इनकी समाजवादी पार्टियों का एक गढ़ रहा हुआ है और कहा जाता है कि जिसे भी वो परिवार कहेगा वो जीत जाएंगे।
करहल में वोट परसेंटेज बढ़ गया है। आप मैनपुरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी सपोर्ट के जो 3 विधानसभा है वहां पे पोल बढ़ा हुआ आ रहा है। अब आ जाते हैं मैनपुरी में जहां बीजेपी का गढ़ है, वहां पे पोल घटा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि यदि 3 विधानसभा में उनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं तो बीजेपी के लिए सही संकेत नहीं है वहां पर, इसलिए फाइट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुश्किल में है बीजेपी। मुश्किल में है। यहाँ डिम्पल यादव के लिए रास्ता आसान सा दिख रहा है। जी कन्नौज, जी। कन्नौज कन्नौज में थोड़ी सी मुश्किल बीजेपी के लिए जो बड़े हैं वहां पे कोई पांडे महिला है, मैं नाम भूल रहा हूं, जो विधायक हैं वहां पे कन्नौज में, जो बीजेपी के लिए बीजेपी के अगेंस्ट में काम किए हैं, और जिसके कारण कन्नौज की सीटों पे थोड़ा सा डाउट बन गया है बीजेपी के लिए। लेकिन वहां पे नेट फाइट है और कोई भी निर्णय होगा और वो 20 और 30 हजार के बीच में ही होगा। बीच में। तो जी। रायबरेली, राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी और रायबरेली में इस बार उम्मीदवार है कांग्रेस की। रायबरेली की स्थिति? रायबरेली में हमें लग रहा है कि सोनिया का अपील कि मैं अपना बेटा दे रहा हूं, तो रायबरेली के लोगों ने ये सोचा कि चलो ये इनका अंतिम आदेश कहिए या उनका रिक्वेस्ट कहिए, हम माने। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेफ दिख रहे हैं राहुल गांधी। भावनात्मक जुड़ाव हुआ है और अमेठी, अमेठी में बहुत नेट टू नेट फाइट है। और देखिए यहाँ पे यदि राहुल गांधी खड़े होते तो मैं खड़े मैंने चुनाव पोल होने के पहले मैं बता देता कि वहां से वो हारेंगे चुनाव। लेकिन जब शर्मा जी चुनाव लड़े तो उनके साथ एक मेरिट पॉइंट हुआ कि वो वहां के लोगों के साथ जुड़ाव था। स्मृति ईरानी के साथ भी वही चीज दुर्भाग्य है कि वो भी बाहर से गई और बाहर के लोग वहां से गए। तो ऐसे स्थिति में हुआ क्या कि जो राहुल गांधी के लिए डिमेरिट था वहां, वो सेम डिमेरिट इनके लिए हो गया, स्मृति ईरानी के लिए हुआ। लेकिन अंतोगत्वा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी निकाल लेंगी, क्योंकि चेहरे का भी एक अपना वैल्यू होता है और उनको ज्यादा समय मिला चुनाव में काम करने के लिए, तो उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। गाजीपुर? हाँ, गाजीपुर में एक चीज कहा जा रहा है कि जो अभी हादसे हुए हैं और उनके परिवार से लोग 2 जुड़े हुए हैं, तो उससे सिंपैथी वोट भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। दूसरा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट आए हुए हैं संघ के बहुत सीधे और ये दिखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मनोज सिन्हा का प्रयास, पार्टी के कार्यकर्ताओं का फिर से जुड़ाव होना, गाजीपुर सीट मुझे लग रहा है कि बीजेपी अंतोगत्वा निकाल लेगी। गाजीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं वो खड़े हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी ने संघ से अपने कैंडिडेट को वहां लगा रखा है। मनोज जी के मुताबिक जो वहां का सामाजिक समीकरण है उसमें उनके लिए रास्ता निकलता हुआ सा दिख रहा है। आजमगढ़? हाँ, आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में फाइट टाइट है और मेरा अपना मानना है कि यदि निरहुआ को 10 से 12 के समय में पूछेंगे तो निरहुआ के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहे हैं धर्मेंद्र यादव की अपेक्षा। हाँ, उसके प्रति मुझे दिख रहा है कि पब्लिक का ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन पूरी तरह से यादव वोट एक तरफा गया हुआ होगा तब थोड़ा सा निरहुआ के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यादव वोट में थोड़ा बिखराव हुआ है और निरहुआ को भी मिला है। आजमगढ़ यादव और मुसलमानों का गढ़ माना जाता है, इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय तक रही। रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी बीएसपी से होकर के बीजेपी में आए, बाद में निरहुआ को बीजेपी ने आगे किया और उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत हासिल की, उसके बाद से फिर वो जीते। अब हम बिहार आते हैं जी। कटिहार? जी, कटिहार बीजेपी के लिए सुरक्षित है, बीजेपी जीत जाएगा। आप उस जातीय समीकरण के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन आप एक तरफा जब भी वोट पड़ेगा बिहार में तो आप जानकर रहिए कि सारे वोट बीजेपी को पड़ेंगे। कटिहार तारिक अनवर की सीट है, पुरानी सीट है, जब एनसीपी से खड़े थे तब भी वो चुनाव जीते थे। और मनोज जी का कहना यह है कि तारिक अनवर इस बार कटिहार से चुनाव हार रहे हैं। किशनगंज? हाँ, किशनगंज में AIMIA का कैंडिडेट जो खड़ा है, इस बार कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहां खड़े हैं उनके क्या कहे कि अंदर तक वोटों का डैमेज किया इन्होंने। वैसे स्थिति में बीजेपी की स्थिति वहां अच्छी है। अगर किशनगंज बीजेपी निकालती है तो करिश्मा होगा। मुझे लगता है कि शहनवाज हुसैन ही 70% वहां मुस्लिम वोटर है। 70-72% मुस्लिम मतदाता है। शहनवाज हुसैन बीजेपी की तरफ से पहली बार वो जीत सके थे, बीजेपी उसके बाद से नहीं जीतती है। आप बक्सर? देखिए, बक्सर जो है 2-3 चीजों से आप जब लोगों से भी से बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं अश्वनी चौबे वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं।
देखिए यशवंत जी, एक चीज है कि कभी भी जाति जो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज पोल नहीं करता है। यदि कोई जाति बदलेगा, चाहे राजपूत हो चाहे पंडित हो, कोई हो, तो वो बदलता है तो पूरे स्टेट में उस तरह का माहौल बनता है और वो करते हैं। अब वहां पे यादव और राजपूत और ब्राह्मणों का वो सीट है। ये दो जब पोल एक साथ करेंगे तो वही पार्टी निकलेगी। सुधाकर कैमूर जिला में आते हैं और उनका जो विधानसभा है रामगढ़ विधानसभा है, जो कैमूर बक्सर के साथ लगा हुआ है। मेरा मानना है कि यदि रामगढ़ के विधानसभा, चूंकि वहां पे सबसे ज्यादा वोटर 3.5 लाख से ऊपर वोटर जो है राजपूत वोटर है, और वहां पे जगता बाबू उनके पिताजी का रहा, फिर एक बार यादव अमिका यादव जीते, सेकंड बार सुधाकर जी फिर जीते। यदि रामगढ़ विधानसभा के राजपूतों का 50% भी वोट यदि सुधाकर जी पाते हैं तो सुधाकर जी जीत जाएंगे। एक चीज मेरा मानना है कि लोग आज के डेट में सुधाकर जी को नहीं देखना, माने नेशनल लेवल पे नहीं देखना चाह रहे हैं, उनको स्टेट लेवल पे देखना चाह रहे हैं कि ये राज्य में रहे और हमारे क्षेत्र का विकास करें। चूंकि उनके पिताजी ने बहुत सारा काम किया था, पावर में किया था, रोड में किया, इरिगेशन में किया था, नहर उन्होंने पहुंचाया, तो वो एक इमेज है और लोग चाहते भी हैं कि ये इमेज रहेगी। चूंकि लोगों को ये नहीं दिख रहा कि आरजेडी जाकर सेंट्रल में कुछ बड़ा काम कर पाएगी, तो वो चाहते हैं कि मेरा नेता यहाँ पे सुरक्षित रहे। ये बक्सर की सीट जो है अश्विनी चौबे को हटा करके और मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने वहां खड़ा किया है। सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं और कई बार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। बाद में उनको मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार ने बाहर कर दिया था। सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं और आपका कहना यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां राजपूत मतदाता ज्यादा है, रायगढ़ वाला, रामगढ़ का, अगर वहां राजपूत मतदाता उनकी तरफ नहीं जाता है तो बीजेपी की जीत हो सकती है। अगर उनकी तरफ जाता है तो उनके लिए रास्ता आसान है, काराकाट। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सही पूछिए तो बिहार का सबसे हॉट सीट बना हुआ है आज के जो है ना, काराकाट बना हुआ है। देखिए, काराकाट और औरंगाबाद ये दो जुड़ा हुआ था। जो काराकाट के पिछली विधानसभा के 19 की बात करें तो सुशील जी को जो औरंगाबाद से बीजेपी के खड़े हैं, तो उनको कुर्मी और कोरी वोट नहीं किए थे और फिर इस बार भी नहीं किए। काराकाट में राजपूत वोटर ज्यादा है और डिसाइडेड वोटर माने ओबीसी के साथ जुड़कर वो करते हैं। अब उनका कहना है कि भाई, जब आप हम वहां पे आप विधानसभा में माने सुशील जी के आप अगेंस्ट किए, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है तो भाईचारा भी है और लोगों का रिश्तेदारियां भी है, तो मैं यहाँ पे काराकाट में वोट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक कहिए कि विरोधी या पार्टी में विरोध करके चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास नहीं रहेगी। पवन जी के पास रहेगी। ये करेंगे पवन सिंह, बीजेपी ने हालांकि पवन सिंह को निकाल दिया है कि आप एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा है। यशवंत जी ये भी बता दे रहे, यदि उन चुनाव पवन सिंह नहीं लड़ते तो आपको बता दें कि वहां पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने जा रहे थे विदाउट पवन सिंह के, क्योंकि उनके प्रति वहां पे काफी नाराजगी बहुत ज्यादा है। ये मैं कहूंगा कि बीजेपी पीछे रास्ते से अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो गई है। शिवहर, हाँ, शिवहर में है थोड़ा सा समस्या, लवली आनंद है। जी, थोड़ा सा ये है कि जेडीयू की सीट है, हाँ, वहां पे थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है कि चूंकि बिहार में आप देखेंगे कि जेडीयू के प्रति सभी वर्ग में कुछ न कुछ नाराजगी दिख रही है और उसका नुकसान जो है लवली को भी मिलेगा। हाँ, मिलेगा, लेकिन अंतोगत्वा वो सीट यदि मुझसे पूछेगा, एक ग्रेड होता है ABCD, तो मुझे लग रहा है कि ये C ग्रेड की सीट है, फाइट हो निकल सकती है। हाँ, मतलब आप सी में, आप A B में नहीं है, C में है, यानी कि दूर का चांस है, लेकिन अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जुगाड़ लगाते हैं तो वो सीट निकल सकती है। ये कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश और बिहार की वो सीटें हैं जिन सीटों को कहा जाता है कि बहुत फंसी हुई सीटें हैं, कांटे का मुकाबला है। इसके अलावा कोई सीट आपको लगती है जो बहुत मुश्किल? अभी मुश्किल है, जैसे मैंने ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यादव पूरी तरह से लालू यादव के साथ खड़े हैं। यदि लालू यादव के साथ खड़े हैं तो पूर्णिया सीट पे क्यों खतरा बना हुआ है? पप्पू यादव के कारण, यानी कि एक अच्छा कैंडिडेट यादव तोड़ा है। तो यदि आपका वर्चस्व यादवों पे है और आप कहते हैं कि ये जिसको मैं कहूंगा उसी को वोट देंगे, तो आपको डरना नहीं चाहिए था। यदि पूरी तरह से यादव आपके साथ में है तो आपको सिवान सीट पे नहीं, आपको डर होना चाहिए था, क्योंकि वहां भी राजपूत यादव का ही है और दोनों में से वही लोग दो डिसाइडेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यादवों का
ऊपर जो पकड़ है कमजोर हुआ था, जिसको अभी तेजस्वी ले आना चाह रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा कि एक तरफा उनका ना कि नहीं ये हम उसमें पैठ बना लिए हैं और हमारे करने पर, तो ये थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी इस चुनाव में अपनी छवि को करेंगे। सीटों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वोट परसेंटेज इस बार आरजेडी को ठीक ठाक मिलेगा। ठीक ठाक हाँ। मिलेगा। 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का और इस बार का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव में अगर किसी नेता ने बिहार में अपना कद, अपनी जमीन जनाधार बहुत बढ़ाया है और राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपनी पहचान बनाई है, तो इससे यादव हैं। सीटें चाहे जितनी भी आरजेडी की रहें, लेकिन बिहार के सबसे मजबूत नेता आज की तारीख में वही हैं। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों में कुल मिलाकर के 120 सीटें होती हैं। 120 सीटों का चलते चलते अनुमान आपका क्या कहता है? देखिए 100 से तो नीचे नहीं है बीजेपी, अच्छा, दोनों का। अब 20 सीटों में और कितनी आ सकती है देखना है। अच्छा, अब मतलब जैसे आप मैं, हाँ, 100 जैसे मानते हैं कि तो है। जैसे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप कैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ देगी। मैंने कहा नहीं, पिछला नहीं, उसके पीछे वाला जो रिकॉर्ड था 71 वाला, उसको बीजेपी तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी, ये मुझे देखना है। अच्छा, पिछला तो तोड़ ही सकती हाँ, 19 का तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी, है। 14 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये अब देखना है। तो योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है ये कि हम उस आंकड़े को लेकर आए जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में स्थापित किया है। तो हम लोग इतने मनोज जी के साथ ये चर्चा बहुत दिलचस्प है, चूंकि आप लोग सेफोलॉजिस्ट हैं। जो एग्जिट पोल अभी आएगा 1 तारीख को, जब चुनाव का चौथा चरण खत्म हो जाएगा, तो सही अनुमान के साथ मनोज जी आएंगे। लेकिन फिलहाल 2 ही राज्य हमने बात की कि अगर चर्चा आगे चलती है तो पूरे देश पर घूमती रहेगी। आप मनोज जी आए, आपने बात की, आपने हम दर्शकों को बताया कि क्या आपका अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने